नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बीपीएससी एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, तो आज उसी सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट देखेंगे। दूसरा सेट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए। तो अब तक आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके पहला प्रैक्टिस सेट एक देख लीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो तो उसमें आप अपना अधिकतम अंक हासिल कर पाइए। पेपर 2 का हम लोग पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। पेपर 2 में 100 सवाल पूछे जाएंगे। जो पेपर 3 है उसमें मैथ रीजनिंग है और जो पेपर 1 है वो सामान्य भाषा का प्रश्न पत्र है जिसमें क्वालिफाइड मार्क प्राप्त करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल देखते हैं। सवाल है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके विरुद्ध युद्ध किया था ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। जो तिरहुत के राजा है 13वीं शताब्दी में युद्ध हुआ था। बंगाल पर विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था गियासुद्दीन ने। गियासुद्दीन को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। जो तुगलक वंश का संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तो ध्यान रखिए। अगला सवाल है राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजकोषीय घाटे का इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इस सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बजटीय घाटा का योग यानी कि जो बजटीय घाटा है और सरकार का बाजार ऋण उसके दायित्व को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। जब हम बात करें बजटीय घाटा होता क्या है, तो बजटीय घाटा का मतलब होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। जैसे पहला जो ऑप्शन है ये बजटीय घाटा को दर्शाता है। बजटीय घाटा राजकोषीय घाटा तो देख ही लिए। राजकोषीय घाटा का मतलब बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण प्लस सरकार की जो देनदारी या देयताएं होती है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी यानी कि बाजार। राजकोषीय घाटा जो प्राथमिक राजस्व घाटा होता है वो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। यह आपका प्राथमिक घाटा होता है। अगला देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम विधेयक लाया गया था आपका 1951 में विधेयक लाया गया था। जो विधेयक लाया गया था इसमें अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिए। अगला सवाल है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। जो आपात की घोषणा होती है वो 6 महीने के लिए की जा सकती है। आर्टिकल 352 जो हमने कल डिस्कस किया था दूसरे पहले प्रैक्टिस सेट में, आर्टिकल 352, 356, 360 जो भारत में आपातकाल के प्रावधान को दिखाता है। तो पहली मतलब कि जो आपातकाल है वो 6 महीने तक लागू कर सकता है संसद। इसको जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कापरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जो सूर्य है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य होगा तो ये ग्रह हो गए। तो जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के लगाते हैं। तो ये किसने बताया था? कोपरनिकस बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1543 में कापरनिकस की किताब जो आई थी लिटिल कमेंट्री, उसमें बताया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में पूरा चक्कर करती है, एक चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। अगला सवाल है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है?
तो ये आपका अल्मोड़ा जिला है। अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड का, ये तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। बाकी जो है उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है, चमोली है, ये सब लगते हैं। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रांची। यानी कि बिरसा मुंडा जो झारखंड में 1599 में जो विद्रोह हुआ था, 1900 में, सॉरी, तो उसमें जो बिरसा मुंडा ने अपना रोल रांची में, झारखंड के रांची में उनका कार्यक्षेत्र माना जाता है। ये बिरसा मुंडा आंदोलन के जो मुख्य थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर है कहाँ? तो ये आपका रोहतास जिला में पड़ता है, रोहतास में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। भागलपुर किसके लिए है? तो रेशम के कपड़ों के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन यानी कि 1921 असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो उनका नाम था आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। बीपीएससी इसको बार बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक सीमा क्या है, क्षेत्रफल क्या है? बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो बिहार के सामान्य जानकारी में आप लोगों को ये पढ़ना ही पड़ेगा और जानकारी होना ही चाहिए कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% जो है भारत के क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है 13वां राज्य है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। जबकि जनसंख्या के हिसाब से हमने कल ही डिस्कस किया था पहले प्रैक्टिस सेट में, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य है। और जो बिहार है जनसंख्या के मामले में तीसरा बड़ा राज्य है, जनसंख्या के मामले में तीसरा बड़ा राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। जो बीपीएससी का नया ट्रेंड बना हुआ है तो उसमें सवाल वन लाइनर के हिसाब से ही पूछा जा रहा है, लेकिन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। अगला है कि भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा जिला का नाम बताना है, वो भी कैसे? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर जो है नॉर्थ बिहार में पड़ता है। शिवहर आपका सबसे छोटा जिला है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, 1800 के करीब है। और जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 443 वर्ग किलोमीटर, 443 किलोमीटर स्क्वायर है। अरवल का कितना है? तो अरवल का 637 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 637 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो ध्यान रखिए, सबसे अगर बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि 5229 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है कि बिहार में 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन है? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेरखा। शेरखा यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात हो रही है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। नुहानी वंश को समाप्त करने के बाद शेरशाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की। हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। जो शेर खां थे वो हजरत अल्लाह की उपाधि धारण किए थे। दक्षिण बिहार के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जो शेरशाह का मकबरा है वो आपके सासाराम में है, यानी कि सासाराम कहाँ पड़ता है? रोहतास जिले के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है सासाराम। शेरशाह ने हुमायूं के साथ भी युद्ध किया था, जो चौसा का युद्ध हो गया 1539 में। बिलग्राम का युद्ध हो गया 1540 में, उसमें हुमायूं की जो हार हुई थी। और अंततः 1545 में जो है 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजर युद्ध के समय।
अगला है पंचेत की जागीर। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसके रूप में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, पातशाहनामा में। पातशाहनामा में वर्णित है कि पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग, उसमें पातशाहनामा में लिखा गया है। पातशाहनामा के लेखक कौन है? तो मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार जो है अब्दुल हामिद लाहौरी ने इसको लिखा है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा पुस्तक की रचना की है, जिसमें पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दर्शाया गया है। अगला सवाल है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। सासाराम जो है रोहतास का जिला मुख्यालय पड़ता है। पावापुरी में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, इनका जो है स्थल है पावापुरी में। मनेर जो है आपका यहाँ पर गंगा नदी मिलती है, सोन नदी। सीतामढ़ी जो है आपके माता सीता के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है सीतामढ़ी। यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण अभी हाल ही में प्रस्तावित है, हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका के जो वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिकों ने संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया था। अमेरिका का जो मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर है, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। 57 वर्षीय मरीज पर ये प्रत्यारोपण किया गया था। जबकि हम बात करें पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला सवाल है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक जो है इसको कैसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपको ब्लॉकचेन के हिसाब से। ब्लॉकचेन जो है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन सिद्धांत पर काम करता है। इसमें आप किसी को पैसा भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो उसमें किसी कोड के द्वारा भेजा जाता है, जो जिसके पास भेजा जाता है केवल वही जान पाता है, बाकी बीच में उसका कोई लीकेज नहीं हो पाता है, कूटबद्ध होता है वो। और एक बात है कि विकेंद्रिक ब्लॉकचेन जो है एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड बही खाता होता है, जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ बिटकॉइन की बात करें हम लोग, तो बिटकॉइन है, एथेरियम हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, दात्र कोशिका अरक्तता में। दात्र कोशिका अरक्तता में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? जो कोई भी पेड़ है उसकी उम्र की गणना कैसे की जा सकती है? तो जो पेड़ की उम्र की गणना है ये आपके जमीन से 1 मीटर ऊपर तक तनने के घेरे माप से की जा सकती है। जमीन से 1 मीटर ऊपर जो जड़ है उससे 1 मीटर ऊपर के तनने के जो घेरे की माप है उससे पेड़ के उम्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। या ऐसे कहें कि पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी उम्र को काउंट करते हैं। अगला है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? पौधे का जो तना होता है भोजन के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किसमें मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एक से अधिक। जो पौधे के तने का मुख्य कार्य है पौधे को आकार देना है, जिसमें कि पन्नी पत्तियों तक पहुंच सके तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सुचारू रूप से हो सके। पौधा जो है दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सके उसके लिए भी काम करता है। इसमें तना भोजन को संग्रहित करता है और मरुस्थलीय पौधों को तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई,
यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, यानी कि एक इसका उदाहरण ले लेते हैं घटपर्णी। घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा है। तो पूछा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से, जहाँ भी नाइट्रोजन की कमी पे उगते हैं वो कीटभक्षी पौधे हैं। ये कीटों की भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो घटपर्णी है नेफेंथिस, उसको आपका कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई स्ट्रैप, कोबरा लिली, सनड्यूस, ये सब आपके कीटभक्षी पौधे हैं। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है, तो कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विगुणित। जो ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और बीजाणु अगुणित होता है। जो बीजाणु होता है अगुणित होता है, जबकि मातृ कोशिका होती है द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट जो है पौधे का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती है। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइट को जो है तीन भागों में बांट सकते हैं, विभाजित किया जाता है। जैसे कि हेपेटिकोपिस्टा, एंथोसेरोटिप्सिडा और ब्रायोप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्विगुणित। अगला है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका जो है ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सूक्ष्म स्रोत है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद भी मीठा होता है। आगे है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है आपका पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। पादप कोशिका और कोशिका भित्ति का जो अंतर है वो आपके प्रोटोप्लास्ट को दर्शाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला रवेदार जालीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। इसकी संरचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस से होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रोटोप्लास्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि निम्न में किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ये आपका हो जाएगा जल का, H2O, यानी कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है, तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन सी है? जो जब दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करते हैं तो गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन सी है? तो ये गैसें हैं आपके NO तथा O2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और संक्रमण धातुओं के साथ क्रिया करके धातु नाइट्रोसिल देता है, जबकि ऑक्सीजन गैस जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती है। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण अति विस्फोटक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि नीलम, रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रूबी का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम भस्म जो है इसका सूत्र है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है, कृत्रिम भी बनाया जाता है। अपनी कठोरता के कारण कई अनुप्रयोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दृष्टि संबंधी उपकरण हो गया, घड़ी के क्रिस्टल हो गया, अर्धचालकों के डिपोजिशन आदि में भी इसका प्रयोग होता है नीलम रूबी का। ये किसका जो भस्म है? ये आपके एल्युमिनियम के भस्म है, Al2O3। आगे है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसाने वाली गैस या हंसने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपके हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O को आपको हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली जो खट्टी होती है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। बात करें मेथनोइक अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल जो है आपके
चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के जो होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है। अन्य की बात करें जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपके एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या होगा जब हम लोग लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा, यानी कि FeCl2 आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का उत्पादन होगा। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक और क्लोराइड यानी कि नमक आयरन क्लोराइड और गैस हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है, किसका pH 7 से अधिक है, तो देखिए अम्ल का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का pH जो है 7 से ज्यादा होता है, और जो विलयन जिसका pH 7 होता है वो उदासीन होता है। तो देखते हैं 7 से अधिक पूछा है, तो जो 7 से अधिक होगा वो क्षार ही होगा। तो कौन सा है, जैसे सिरका हो गया, तो सिरका आपके क्या है, अम्ल है। गैस्ट्रिक जूस क्या है, अम्ल है, ये भी अम्ल है। रक्त प्लाज्मा क्या है, तो ये आपके क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, मतलब कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रक्त प्लाज्मा। इसका pH कितना होता है, तो इसका pH जो होता है 7.045 7 समथिंग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। इसका जो pH होता है 7 से अधिक होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, यह रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा जो है भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, शरीर जो है किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके वंचित हो जाने से शरीर जो है हमारा धनावेशित हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान मेल खाते हैं, किस तापमान पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होते हैं। अगर इसको निकालना है तो C/100 बराबर F-32/180, इस फार्मूले का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं, जिसमें -40 डिग्री प्राप्त होगा आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है इसकी दिशा होती है, किस दिशा में बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सूर्य से विपरीत दिशा में। जब भी इंद्रधनुष बनेगा ये सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर किसी हम लाइट को पार करते हैं तो उसमें हमारा जो आकृति बनती है या रंगों का आकृति बनता है वो इंद्रधनुष के समान ही दिखता है। इसमें 7 रंगों का जो संयोजन होता है वो भी दिखाई देता है। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं। अगला है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्न में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं। ईएनटी मतलब होता है आई, नोज और थ्रोट, यानी कि आंख, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण से इसका सही उत्तर होना चाहिए आपके अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ईएनटी रोगी के लिए। इसके कारण से जो अंग की समस्या से हो डॉक्टर इन तीनों अंगों की जांच कर पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि की जो मापन है किस इकाई के द्वारा होता है, इस इकाई को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया नहीं है। इसका जो मापक होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि के मापक की इकाई को डेसिबल बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की मापक इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की है, जबकि वाट जो है
इकाई किसकी है, तो शक्ति की इकाई वाट है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो वोल्ट है विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अगला सवाल है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई कौन सी है आपेक्षिक घनत्व का। तो आपेक्षिक घनत्व जो आप लोग जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व जो है ये मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान आपका होता है अमीटर से। अमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपका, तो गैल्वेनोमीटर आपके छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाता है, छोटे जो विद्युत प्रवाह होते हैं उसका पता लगाता है। जबकि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है जनरेटर। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। जो चावल है ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल के साथ भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल भी है। जो कि गेहूं जो है रबी फसल है, मकई आपके खरीफ फसल है, दलहन आपका रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल पर इसी पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारा उसमें जितना भी उद्देश्य था उसमें सब बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। इसका कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल इसका था 2007 से लेकर के 2012। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसका राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जबकि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना के लिए संबंधित था तो इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1949 और वित्त मंत्रालय आपका रुपए पैसे जारी करने वाला जो वित्त मंत्रालय है वो काम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में वर्तमान में भी भागीदारी सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम भागीदारी आपका उद्योग क्षेत्र में, जबकि उससे ज्यादा उद्योग क्षेत्र से ज्यादा आपका कृषि क्षेत्र में है। तो 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र है इसमें राष्ट्रीय आय का सबसे ज्यादा स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये आपके सेवा क्षेत्र है। जबकि कृषि में खनन, उत्खनन, मत्स्य पालन ये सब आ जाएगा कृषि में। जबकि उद्योग क्षेत्र में क्या आएगा, आपका औद्योगिक जो भी घटना है ये उद्योग क्षेत्र में आता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छुपा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता क्या है कि इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, यानी कि अतिरिक्त जितना भी एक काम के लिए 5 अगर मजदूर चाहिए, अगर हम उसमें 10 लगा देंगे तो भी उतना ही काम होगा जितना वो 5 लोग करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया था, बिल्कुल सही है, किया गया था। शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा को 33.33 रुपए प्रति परिभाषित किया गया था, ये भी सही है। अगला देखते हैं इसी में। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये भी सही है। भारत की 33.35% गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही थी नीचे, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो 21.9% है ये सही है, जबकि ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार
बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? ये करंट का सवाल था उस समय का। तो 2020 में करंट इसका सही उत्तर क्या होगा? उस समय कितना था इसका बेरोजगारी दर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8%। 9.8% था बिहार में, बिहार के अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर। अगला है, किन राज्यों ने धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये राज्य जो है धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। जो उच्च न्यायालय है उसके कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संविधान के भाग 6 जो अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 भाग 6 में। जबकि अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसद। अगला है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र लेते हैं। यानी कि 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 62 वर्ष के उपरांत या उनके कार्यकाल पूरा हो जाने पर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देता है। ये कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 217 एक क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षरित पत्र सौंप देता है और पद त्याग देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य कितने आयु के बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 साल। 25 साल न्यूनतम आयु होना चाहिए लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो लोकसभा है भारत के संसद के अभिन्न अंग है, यानी कि निम्न सदन है, और जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को बोला जाता है। जो भारतीय संसद है वो तीन से बनता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। जबकि पंचायत में उम्मीदवारी के लिए कितना चाहिए? तो 21 साल चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? तो 35 साल चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का महान न्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान न्यायवादी, जो कि भारत का विधि मंत्री होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 76(1) के द्वारा, अनुच्छेद 76(1) इसमें क्या कहा गया है? महान्यायवादी की नियुक्ति, यानी कि महान्यायवादी एक भारत के लिए होगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता इसको रखना जरूरी है, तभी जाकर के महान्यायवादी बन पाएंगे। इनका कर्तव्य क्या होता है? तो इनका कर्तव्य है भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना, विधि स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देश देते हैं। इसको संसद में बोलने की तो भागीदारी होती है, भाग लेने की भी भागीदारी होती है, लेकिन मत देने का प्रावधान नहीं है महान्यायवादी को। अगला है 50 नंबर सवाल, धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। जबकि राज्यसभा में इसको भेजा जाता है, तो राज्यसभा की जो सलाह है लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आर्टिकल 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है, इसलिए धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 जो है, आर्टिकल 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किया। 50 क्वेश्चन सेट दूसरे का 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी सेट का अगला 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से 100 नंबर के बीच हम लोग अगले सीरीज में लाएंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोग आसानी से रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।